हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है कि भाई टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट डबल क्यों हो जाता है, ये मैं समझाऊंगा थ्योरेटिकली। आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में टॉपिक लिया था वो लिया था कि टेम्परेचर पे रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है। तो अरेंज इक्वेशन थी K बराबर A E की पावर माइनस A बाय RT। इस बात को एक्सप्लेन करती है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट कॉन्स्टेंट K। मैंने इसे लॉग की फॉर्म में ले लिया था क्योंकि हमारे पास लॉग टेबल रहता है लॉग सॉल्व करने के लिए। उसका मैंने ग्राफ बना दिया था, ये रहा ग्राफ। और इसी से मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी एक, लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये लास्ट वीडियो में मैंने लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि भाई अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ा रहा हूँ किसी रिएक्शन का, तो मैंने कहा 30 पे हो रही है पहले रिएक्शन मान लो, और अब उसे 40 डिग्री में टेम्परेचर कर 10 डिग्री बढ़ा दूं तो रेट जो होगा डबल हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड जो होगी दुगनी हो जाएगी। वो ये बता रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा एक सिंपल रिएक्शन लो। तो ये बात आरएनएस ने एक्सप्लेन की थी। तो मतलब आज मैं ये पढ़ाऊंगा कि भाई 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट डबल क्यों हो जाता है किसी रिएक्शन का। तो आरएनएस ने क्या, वो देखते हैं क्या कहा उसने। तो आरएनएस ने कहा मान लो एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें H2 और एक I2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2HI मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो वो हुआ क्या, जब H2 रहा होगा तो दो H एटम के बीच में बॉन्ड बन के एक H2 मॉलिक्यूल बना, और यहाँ पे दो I एटम के बीच में बॉन्ड बन के कोवलेंट बॉन्ड बन के एक I2 बना। ये आपस में कोलाइड करे होंगे, टकराए होंगे। पहले टकराए, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की 2 है क्योंकि दो, इट इज बाई मॉलिकुलर, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। तो टकराए होंगे आपस में, कोलाइड करे तो क्या होगा, पुरानी इंट्रैक्शंस टूट जाएंगी, नई बनेंगी। यानी जो ब्लैक बॉन्ड बने हुए थे दोनों के बीच में, एटम्स के बीच में, वो टूटने लगेंगे और नए बॉन्ड बनने लगेंगे। ये ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है। तो क्या होगा, यहाँ पे HI बन जाएगा और ये भी HI बन जाएगा। यानी H और II के बीच की इंट्रैक्शन टूट गई और HI बना। H2 और I2 हमारा रिएक्टेंट था, 2HI हमारा प्रोडक्ट था। उसके बीच में जो बना वो इंटरमीडिएट है, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स सारे रिएक्टेंट नहीं बना पाते। जो रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे वही प्रोडक्ट बना पाएंगे, क्योंकि जब तक इंटरमीडिएट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो रिएक्टेंट्स के पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, यानी इंटरमीडिएट बना ले। जिन रिएक्टेंट के पास वो होगी वो तो बना लेंगे, जिनके पास नहीं होगी वो नहीं बना पाएंगे। जैसे सारे स्कूल के बच्चे रिजल्ट नहीं दे नहीं पाते, जिनके मार्क्स 90 से ऊपर आएगा उसे हम टॉपर में कंसिडर करेंगे। तो जिनमें उतनी एनर्जी होगी जो 90 ला सके, वही हमारे रिजल्ट देने वाले कहलाएंगे। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे कुछ एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होगी क्या, इंटरमीडिएट बनाने के लिए। अगर इंटरमीडिएट बन जाएगा तो प्रोडक्ट भी बन ही जाएगा। जिन मॉलिक्यूल्स पे इतनी एनर्जी नहीं, जो इतनी नहीं जुटा पा रहे होंगे कि इंटरमीडिएट बना ले, वो प्रोडक्ट भी बना नहीं सकते। इसीलिए सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि सबके पास उतनी एनर्जी नहीं होती। कारण बताता हूँ, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ एक रस्सी मैंने पार्क में लगा दी, मैंने कहा बच्चों से कूदो, तो क्या सारे कूद जाएंगे उसे? कुछ ही बच्चों से कूद पाएंगे, और वही कूद पाएंगे, वही रस्सी की उस तरफ पहुंच पाएंगे जिनमें उसे कूदने की एनर्जी चाहिए जितनी, वो उसनी है या उससे ज्यादा है। एक रस्सी को कूदने के लिए कुछ एनर्जी उनमें चाहिए, जिसमें उस बच्चे में उतनी एनर्जी होगी जितनी चाहिए, और उससे ज्यादा होगी वो तो कूद जाएगा, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ये नहीं होता कि जो मोटा बच्चा होगा वो नहीं कूद पाएगा, ऐसा कुछ ना है। मोटे बच्चे में भी कई बार एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें उसकी टांगों में इतनी ताकत होती है कि अपनी बॉडी के वेट को उठा लेगा, तो वो भी कूद जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं मोटा नहीं कूद पाएगा। कई बार पतला होता है, उसकी टांगें इतनी पतली होती, ताकत ही नहीं उसके अंदर बॉडी वेट उठाने का, तो वो पतला होने के बावजूद भी कूद नहीं पाता। तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। रॉकेट कितना भारी होता है फिर भी चला जाता है स्पेस में, है ना। अभी जो एस्ट्रोनॉट वगैरह लेके जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, बाइक इतनी हल्की होती है फिर भी स्पेस में नहीं जाती, ठीक है। तो कारण एनर्जी का है। सो बच्चे यहाँ पे देखिए, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अरेनियस इन द अबव रिएक्शन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड्स टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं था ये। स्टेबल क्या बनेगा, HI, और इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, विच फाइनली ब्रेक्स टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI। जो ऊपर मैंने समझाया, नीचे मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या समझाया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सच अ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बनाने के लिए, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सच अ इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है।
ग्राफ से समझाता हूँ ये बात। मैंने कहा डायग्राम शोइंग प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था, कितने बॉन्ड टूटे, कितने जुड़े, कितने टूटे, वो होता है। हमें वहाँ अभी जाना नहीं है, इतना खास उसे नहीं लेना है। आप यहाँ देखिए, तो यहाँ मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे H2 और I2 की एनर्जी दे रखी है ये रही, और ये बनी इंटरमीडिएट की एनर्जी है ये रही यहाँ से। तो देखो इंटरमीडिएट की एनर्जी कुछ ज़्यादा है H2 I2 से। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी जुटा लेंगे यहाँ तक की, तो वो इंटरमीडिएट बना लेंगे, यानी एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फिर तो एनर्जी घटी रही है, वो प्रोटेक्ट भी बना लेंगे। जैसे मान लो एक बकरी है, एक बकरी को मैंने पहाड़ तक चढ़ाया, मुझे ताकत कहाँ तक लगानी पड़ेगी, चढ़ाने के लिए। एक बार चढ़ गई वो, फिर तो आराम से कूदी जाएगी, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो एक बार अगर रिएक्टेंट मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, इतनी एनर्जी जुटा ले, उसके बाद तो प्रोडक्ट बन ही जाता है। तो कई बुक में लिखा रहता है एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने के लिए चाहिए। बात ठीक है बिल्कुल। और कई जगह लिखा रहता है एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। बात सही है, क्योंकि इंटरमीडिएट बन जाएगा तो प्रोडक्ट भी बन ही जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन सही है। या तो ये कह दो कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी थी जो रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने के लिए चाहिए, या बोल दो एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी थी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। एक बात और सुनिए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी कुछ, मान लो यहाँ पे एनर्जी 2 थी, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ कम है, यानी 1 हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, तो डेल्टा एच यहाँ माइनस रहा होगा। ये क्या कहलाता है, एनर्जी डिफरेंस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा एच, एंथैल्पी। इतनी हीट इसने निकाल दी होगी, यानी दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट निकलेगी। अगर ये ग्राफ ऊपर रह जाता, अगर ऐसे रह जाता यहाँ पे, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम आ रही है तो एक्सोथर्मिक हो जाता है रिएक्शन, डेल्टा एच माइनस। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा रह जाती है रिएक्टेंट से, तो वो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। ये IIT में आया था क्वेश्चन एक बार, ग्राफ वाला, तो इसे आप जान लीजिए, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा काम डायरेक्ट नहीं होता, बीच में वो इंटरमीडिएट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे वही फिर प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे इतनी एनर्जी नहीं होती कि यहाँ तक वो जा पाए, एनर्जी जुटा पाए, इसलिए सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना पाते। ये बात आप समझे होंगे। अब आगे आते हैं। वाह, कितना खूबसूरत समझाया मैंने कहा ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, जैसे एक क्लास में सारे बच्चे सेम नहीं होते। बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल शोड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बाय प्लॉटिंग अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ni by Nt विद काइनेटिक एनर्जी। तो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ने ग्राफिकली से दिखाया कि सबकी एनर्जी सेम नहीं है। तो इसने लिया है यहाँ पे क्या, Ni by Nt। Ni क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं कह दूं किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो Ni क्या हो जाएगा, Ni हो जाएगा कितने बच्चे फेलियर हैं, और Nt क्या हो जाएगा, टोटल बच्चे कितने थे। तो मान लो फेलियर वहाँ पे 20 बच्चे हैं, तो आप कर दो कि 20 बाय 100 थे टोटल। और ये Ni क्या है, अगर ले रहे हो आप कि Ni को ले सकते हो आप, फ्रैक्शन है ना, कि टॉपर कितने थे, तो फिर आप कह लोगे नंबर ऑफ टॉपर स्टूडेंट बाय टोटल। यानी Ni क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद पर्टिकुलर एनर्जी या मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी उसने वही किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया। वो कैसे निकाला कि कुछ एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल्स थे बाय टोटल, तो उसने फ्रैक्शन यहाँ पे प्लॉट की वाई एक्सिस पे, और काइनेटिक एनर्जी उनकी यहाँ पे प्लॉट की। तो ये एग्जाम देखते समझाया एग्जाम्पल, आप बहुत खूबसूरत मैंने बताया। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके 3, तो 100 में से 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे, तो Ni क्या हो गया यहाँ पे 20, और Nt क्या हो गया 100। तो 100 में से 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी 0 से लेके 3 के बीच में थी। और देखिए इसने पाया एक्सपेरिमेंट ली, ठीक है, और 14 से लेके 19 के बीच में जिसकी एनर्जी थी, ऐसे मॉलिक्यूल भी 100 में से 20 ही थे। इसका Ni क्या हो गया 20, तो Nt क्या हो गया 100। और जो बाकी के मॉलिक्यूल थे 60, 100 में से 60 जो मॉलिक्यूल थे, उनकी एनर्जी क्या थी, 3 से लेके 14 के बीच में। इसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या थी, 60 थे ना 100 में से, मैक्सिमम की एनर्जी क्या थी, ये थी। तो इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, वो ये हमारी एनर्जी होगी कहाँ, 3 से लेके 4 तक। तो 3 से लेके 14 तक, 3 से लेके 14 तक जो हमारी एनर्जी है वो है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में वही एनर्जी होगी। जैसे देखो एक क्लास में मैं कह सकता हूँ 100 बच्चे थे, तो फेलियर कितने होंगे 20, टॉपर कितने होंगे 20। ज्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, एवरेज, तो उन्हें कहते हैं एवरेज स्टूडेंट्स हमारे इतने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे क्या होंगे, एवरेज स्टूडेंट रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, एवरेज स्टूडेंट की। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ज्यादा रहते हैं हमेशा।
तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 14 है। मान लो जो रिएक्शन में ऊपर HI वाली ले रहा था वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी 14 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है, ऐसे बस 20 हैं। तो 100 में से 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर है। ये 14 या 14 से ज्यादा वाले 100 में से 20 ही मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन बनाते हैं आप जानते हैं, यही वाले बनाते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है उसके बराबर थी। तो मैंने कहा ना, जब तक रिएक्टेंट पे इतनी एनर्जी नहीं होगी, कितनी, एक्टिवेशन जितनी, तो वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। हर रिएक्शन के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर रिएक्टेड मॉलिक्यूल पे होगी तो प्रोडक्ट बना लेगा, वरना नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन में ले रहा हूँ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मान लो 14 है, तो जिन रिएक्टेड मॉलिक्यूल पे 14 एनर्जी होगी या 14 से ज्यादा होगी वो तो बना लेंगे प्रोडक्ट, दूसरे नहीं बना पाएंगे, सब पीछे वाला भी नहीं बना पा रहे। तो मैंने क्या लिखा, द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। पीक क्या बता रहा है कि वहां पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो थी 3 से लेकर 14 के बीच में। अच्छा, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, दे आर वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स विच हैव ग्रेट एनर्जी देन एक्टिवेशन। बहुत कम मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। दे आर वेरी फ्यू विच हैव लेस, बहुत कम है जिनकी लेस है। ज्यादा सभी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये पहले टेम्परेचर था T, ये वाला ग्राफ है, ये वाला कंपेयर करने के लिए मैंने लाइन बना दी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, इतने सारे एवरेज थे, 20 यहाँ पे कैसे मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन ज्यादा थी, 20 यहाँ पे बहुत कम एनर्जी वाले थे। जब मैंने टेम्परेचर T से 10 किया, मैंने 10 बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो नया ग्राफ बनेगा, यानी नई एक व्यवस्था आ जाएगी जिसमें जो जिनकी एनर्जी बहुत कम थी ऐसी संख्या घट जाएगी मॉलिक्यूल्स की। देखो पहले इतने पोर्शन में थे, वो 20 थे 100 में से, तो क्या हो गए, कम हो गए वो कुछ, और जो एवरेज वाले थे वो भी कम हो गए। तो यहाँ पे देखो पहले वो कितने सारे थे, यहाँ तक भरे पड़े थे, इतने से इतना पोर्शन क्या हुआ, खाली हो गया, देखो यहाँ पे कम हो गए अब। लेकिन जो यहाँ पे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है उसके बराबर थी, वो उनकी संख्या डबल हो गई। देखो ये पोर्शन अब यहाँ पे शेड कर दिया मैंने, ये डबल हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या बराबर थी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उससे बराबर या उसके ज्यादा थी, उनकी संख्या डबल हो गई, मॉलिक्यूल की संख्या डबल हो गई जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। तो ये पाया गया साइंटिस्ट द्वारा कि जब रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है उससे बराबर थी, संख्या डबल हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, प्रोडक्ट बनाने की तेजी जो होती है वो डबल हो जाती है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, IIT में पता क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था कि ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें अगर 10 डिग्री बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो ग्राफ में क्या चेंज आएंगे। आपको बोला था नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और राइट की तरफ से लिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से मिडल में से नीचे शिफ्ट करेगा, दबेगा, और राइट से वो उठ जाएगा, यानी ये वाले मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। आप इसे ऐसे समझ लो, किसी स्कूल में 100 में से 20 बच्चे फेलियर थे, 100 में से 20 टॉपर थे, बाकी 100 में से 60 एवरेज थे। उन्होंने कोचिंग लगा लिया हाइड्रोजन क्लासेस पे, ये हाइड्रोजन क्लासेस वाला है। पहले वो स्कूल में थे T, अब T+10 क्या हो गया, उन्हें मिल गया हाइड्रोजन क्लासेस। तो जो फेलियर थे उनकी संख्या घट गई, एवरेज वालों की संख्या घट गई, और टॉपर्स की संख्या बढ़ गई, यानी जो फेलियर थे वो एवरेज बन गए, और जो एवरेज थे वो क्या हो गए, शिफ्ट कर गए कहाँ पे, टॉपर्स की तरफ। तो जो टॉपर पहले स्कूल अगर 20 ही टॉपर स्कूल दे रहा था, तो वो 40 टॉपर देने लगेगा। क्यों, कोचिंग की वजह से फेलियर एवरेज बन गया, वो पास होने लगा, और जो एवरेज वाला था वो टॉप करने लगा। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मेड बाय सागर चौधरी। तो देखो यहाँ मैंने साफ लिखा है, इट हैज बीन फाउंड दैट when the temperature is T+10, the area showing the fraction of molecule having energy equal to greater than activation energy get double, leading to doubling the rate of the reaction. इंग्लिश में ये बात मैंने लिख दी, अगर हिंदी में किसी को दिक्कत हो तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। इस पे कोई न्यूमेरिकल अभी नहीं है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, और कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी वाले, सारे क्वेश्चंस इस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लूंगा। थैंक यू वेरी मच।